Hello students. So in the last video we discussed about the Cold War, okay, which started between USA and USSR after the end of Second World War, okay, and the logic of deterrence. This was the last topic in that we discussed, okay. This was the topic in which we talked about that still have the nuclear bomb, so they did not fight directly because that would have been like suicide for both these countries, okay. So they fought indirectly. They tried to gain benefits by harming each other, but through indirect means, okay. So the deterrence prevented war but not the rivalry. तो दोनों के बीच कंपटीशन, राइवलरी तो चलती रही बट वॉर नहीं हुए, ठीक है, और दुनिया जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर से बच गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो आफ्टर दैट द टू ब्लॉक्स emerged, okay, and the world became bipolar, ठीक है बच्चों। और बाइपोलर का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि पोल होता है ना, दो पोल होते हैं, जैसे कि अर्थ में है ना, जैसे कि नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, ठीक है, तो दो पोल हैं। उसी तरह से दुनिया में दो पोल हो गए, एक इधर हो गया यूएसए का पोल, ठीक है, लेड बाय द यूएसए वैसे ये है कंट्री, ये है, ठीक है, बट ये सारे यूएसए में ही ये इंक्लूडेड थे, इसलिए येलो किया गया है, ठीक है। येलो जो आप देख रहे हैं ना, वो सारी कंट्री जो हैं वो यूएसए के पक्ष में थी। और दूसरा हो गया लेड बाय यूएसएसआर, ठीक है, जो प्रेजेंट डे रशिया है बेसिकली, उसमें से जो लार्जेस्ट कंट्री निकली है वो रशिया। और ये जो रेड में है, रेड कलर में, ये सारे कंट्री किसके साथ थे, यूएसएसआर के साथ में थे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इस तरह का डिवीजन जो सबसे ज़्यादा दिखा हमें, वो कहाँ पर दिखा, सबसे ज़्यादा ये दिखा यूरोप में। पूरा जो यूरोप है बच्चों, वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। तो येलो वाला जो है वो सब यूएसए के साथ में आ गए, और जो रेड वाले हैं वो सब यूएसएसआर के साथ में आ गए। कौन कौन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को इन्होंने दो भागों में बांट लिया बच्चों, ठीक है। ईस्ट जर्मनी जो है वो यूएसएसआर में चला गया, वेस्ट जर्मनी देखिए, इसको जो है ये यूएसए के पक्ष में रहा, ठीक है। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जो है यूएसएसआर के पक्ष में थे, ठीक है। उसके बाद ये टर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो है किस में आ गए, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब आ गए किसमें, यूएसए के पक्ष में, ठीक है। इन्हीं को बोलेंगे, ठीक है, यूएसए वालों ने जो ग्रुप बनाया उसको बोलते हैं नेटो, ठीक है। यूएसएसआर वालों ने जो ग्रुप बनाया उसको बोलते हैं वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों, इसको देखते हैं कि एक लाइन आप देख रहे होंगे अभी आई है, ठीक है, ये वाला, ये देखिए, ठीक है, ये लाइन इस तरह से इन्होंने क्या किया, यूरोप को बिल्कुल बांट दिया यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, ये लाइन जिस तरह से खींच गई ना, और दोनों एक्सटेंड करना चाह रहे थे इन्फ्लुएंस। पीछे जो हमने बात की, यूएसएसआर ये चाह रहा था कि हम और आगे बढ़ें, ठीक है, वेस्ट जर्मनी को भी मिला लें, फ्रांस को भी मिला लें, नॉर्वे को भी मिला लें, ठीक है। और यूएसए क्या है, इसको रोक रहा था कि अब मैं तुम्हें इसके आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है, यूएसएसआर तुम्हारे इन्फ्लुएंस को मैं और ज़्यादा बढ़ने नहीं दूंगा, फैलने नहीं दूंगा। उसके कई कारण थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब देखते हैं कि ये टू ब्लॉक्स क्या थे और कैसे बने, ठीक है। तो इनमें से एक को बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस, दूसरे को बोलते हैं ईस्टर्न अलायंस, ठीक है। चूंकि ये वेस्ट, देखिए ये वेस्ट में है ना, अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि वेस्टर्न यूरोप के जो भी कंट्रीज थे, ठीक है, अगर हम इसमें देखें इधर वाले कंट्रीज, ठीक है, इस लाइन के वेस्ट में, ठीक है, जो कंट्रीज थे वो ज़्यादातर किसके साथ गए, यूएसए के साथ, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि उनका डायरेक्शन वेस्ट है। और इनको बोलते हैं ईस्टर्न अलायंस, इधर वाले को, ठीक है, यूएसएसआर वालों को, ठीक है। सो वेस्टर्न अलायंस लीडर कौन था, यूएसए। ईस्टर्न अलायंस का लीडर कौन था, यूएसएसआर। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद यूएसए, वही जो हमने बात कही अभी,
और ईस्टर्न यूरोप, ये देखिए इस लाइन के इधर, ठीक है, वो किसके साथ सपोर्ट किया, सॉरी ये यहाँ पे यूएसएसआर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा यूएसएसआर, ठीक है, ये इनके साथ आ गया। अब इनका एक टेक्निकल नेम भी है, देखते हैं वो क्या है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसका नाम दिया नेटो, ये यूएसए वालों ने, ठीक है, और ये वार्सो पैक्ट इन्होंने साइन किया, किसने, यूएसएसआर वालों ने, ठीक है। तो इसमें कौन कौन कंट्री थे, वेस्टर्न अलायंस वाले, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप के, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के, यूएसए, कनाडा, ये सब, ठीक है। ये कब बना, अप्रैल 1949 में, और वार्सो पैक्ट ये कब साइन हुआ, 1955 में, ठीक है। इसका लीडर कौन था, यूएसएसआर, और नेटो का लीडर कौन था, यूएसए। नेटो का नाम होता है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों इसका क्या था, सिक्योरिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, मतलब जो भी इसके मेंबर हैं, जैसे कि 12, ओरिजिनली 12 थे, अभी तो बढ़ गए हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी। और थीम क्या था इसका, सिक्योरिटी का, अटैक ऑन एनी वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो 12 में से किसी एक पे भी अगर अटैक हो जाता है तो वो पूरे सभी देशों पर अटैक माना जाएगा, ठीक है। इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है। किसी एक मेंबर कंट्रीज पे भी कोई अगर हमला करता है, कोई अटैक करता है, स्पेशली इधर से, है ना, यूएसएसआर की तरफ से, तो वो पूरे जो 12 मेंबर हैं उन सभी पे अटैक माना जाएगा, और सभी मिलकर, ये जो 12 कंट्रीज थे वो मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप इसमें आ गए वार्सो पैक्ट में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नेटोज फोर्सेस इन यूरोप, इसको काउंटर करना है, नेटो को काउंटर करना है, कहाँ पे, यूरोप में। ये जो नेटो यहाँ पे बन गया, ठीक है, नेटो को क्या करना है, नेटो के इन्फ्लुएंस को रोकना है। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बस यही इस ग्रुप का जो है मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि नेटो मेंबर्स किस तरह से बढ़े हैं बच्चों। ये देखिए 1949 में जो है, ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है आपको, बस वही ये मेंबर थे, ठीक है। लेकिन देखिए 52 में ये आ गए, डार्क थोड़ा सा लाइट ब्लू हो गया ये, फिर 55 में थोड़ा और लाइट ये, ठीक है, शामिल होते गए। 82 में फिर कुछ और, फिर 1990 में ये थोड़े ग्रीन वाले आ गए, ठीक है। फिर 2020 में ये जो येलो दिख रहा है आपको वो आ गए, ठीक है। तो देखिए नेटो का जो मेंबरशिप है ना वो धीरे 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 बढ़ता चला गया, ठीक है, ठीक है। और ये ओरिजिनल मेंबर दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस मैप में जो हमने पीछे देखा था अभी यूरोप का, ठीक है। मैप शोइंग यूरोप वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय जो है यूरोप किस तरह से डिवाइडेड था, लेकिन कोल्ड वॉर जो है जब 1991 में खत्म हुआ, ठीक है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उसके बाद देखिए कि नेटो के मेंबरशिप में किस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो मेजर पावर्स थे, है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर, इनको छोटे छोटे कंट्रीज के साथ अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ देखिए पीछे चलते हैं एक बार फिर से, उनको क्या जरूरत थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे कि इटली, वेस्ट जर्मनी, उस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो गया था वेस्ट जर्मनी, है ना, इकोनॉमी खत्म हो गई थी बिल्कुल, नॉर्वे, पुर्तगाल, इनके सारे पावर को मिला के, या यूएसएसआर को ले लें, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन सब का कोई फर्क उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। इनकी पावर अकेले काफ़ी थी, यूएसएसआर अकेले जो है यूएसए से लड़ सकता था, यूएसए भी यूएसएसआर से अकेले लड़ सकता था। तो इन छोटे छोटे स्टेट्स को वो क्यों अपने ग्रुप में मिलाना चाहते थे, क्यों अलायंस बनाना चाहते थे, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे थे, कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है। बस उसी को यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। क्यों दोनों ग्रुप जो है यूएसएसआर, दोनों कंट्री यूएसएसआर एंड यूएसए उस समय अपना अपना ग्रुप बनाना चाहते और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को शामिल करना चाहते थे। क्या कारण हो सकता है, तो पहला जो है वो कारण रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर। सुपर पावर्स की भी क्या है ना कि कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके पास था, एटम बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब था, जो भी है, मिसाइल्स थी, ठीक है, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी उनको कुछ कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है, एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। और जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर मेरा इस कंट्री के साथ, यूएसए के साथ जाने से कुछ फायदा हो रहा है तो वो उनके साथ चले जाते थे, है ना। तो कुछ कंट्री जो है वो सोचते थे कि हाँ, मेरा कुछ कैलकुलेट करते थे कि हाँ, इसके साथ जाने से फायदा होगा। अब वो देखेंगे क्या होगा। तो छोटे जो स्टेट्स थे उनको क्या मिलता था, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड, है ना। ये दोनों जो कंट्री थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, वो काफ़ी रिच थे, वेपन्स था उनके पास, ठीक है। तो वो क्या करते थे, छोटे स्टेट्स को ये प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत वेपन भी उनको देते थे, और इकोनॉमिक एड, है ना, उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। और इस वजह से जो है कुछ जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटी छोटी कंट्रियाँ थी, वो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर, हम बोलें वीक कंट्रीज थी, नेशंस थी, वो इन दो कंट्रीज के साथ आना चाहती थी, इनके ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। अब रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर पावर ये देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसके पॉइंट, ये नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी सुपर पावर्स की। सो वाइटल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल एंड मिनरल्स, ये तो चाहिए बच्चों, है ना। आपको वेपन बनाना है, ठीक है, या ऑयल तो चाहिए ही चाहिए उस समय एनर्जी के लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेट्स जहाँ पर हैं वो चाहते थे कि जहाँ पे ऑयल है, मिनरल्स है, उन स्टेट्स को हम अपने ग्रुप में शामिल करें ताकि हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। टेरिटरी फॉर वेपन लॉन्च एंड ट्रूप्स, देखिए बच्चों, उनको टेरिटरी भी चाहिए ना, जहाँ पे वो वेपन को स्टे कर पाए, वेपन को रख पाए, या अपने ट्रूप्स, अपने आर्मी को वहाँ पे रख पाए। जैसे कि हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पढ़ा ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या था, क्यूबा को यूज किया यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल लगाने के लिए वहाँ पे, ताकि वो अमेरिका को डरा पाए, ठीक है। तो अगर क्यूबा सपोर्ट नहीं करता यूएसएसआर को उस समय, ठीक है, तो वो वहाँ पे मिसाइल लगा नहीं पाते और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता ही नहीं, ठीक है। तो उनको जो सुपर पावर, उनको टेरिटरी भी चाहिए जहाँ पे वो अपना मिसाइल लगा पाए, अपना वेपन लगा पाए, ठीक है, लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। लोकेशन फॉर स्पाइंग, तो क्यूबा में देखिए वो स्पाइंग भी कर रहे थे यूएसएसआर वाले, ठीक है, यूएसए पे स्पाइंग करते थे, जासूसी करते थे कि यूएसए वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है, साथ में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि नेटो में क्या हुआ कि वो साथ लड़ेंगे, अगर किसी भी एक पे भी अटैक हुआ तो क्या होता है कि खर्च, जो एक्सपेंडिचर होगा लड़ाई लड़ने का, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा बट जाता है, सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक कंट्री के ऊपर, यूएसए के ऊपर जो है सारा खर्चा लड़ाई लड़ने का नहीं आएगा। आइडियोलॉजिकल रीजंस, बच्चों ये मैंने बताया ना, ये मेन तो यही है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कि यूएसए क्या है, कैपिटलिज्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो डोमिनेंट एक फॉर्म है, आपको फ्रीडम है, कुछ भी जितना प्रॉपर्टी बना सकते हैं बनाए रखें, और जो गवर्नमेंट है वो कम से कम इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। और यूएसएसआर का क्या था, कम्युनिज्म था वहाँ पे, और सोशलिज्म। कम्युनिज्म जो हो गया वो एक पार्टी थी, एक ही पार्टी में जो है वो रूल करती थी, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता था। दूसरा सोशलिज्म था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सभी जो प्रॉपर्टी थी उसका मालिक कौन था, उसका मालिक जो है वो स्टेट था, ठीक है। तो दोनों ये चाहते थे कि हमारे तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री आएंगे तो हमारा जो आइडियोलॉजी, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हम ये बता पाएंगे कि हमारा सिस्टम बेटर है तुम्हारे सिस्टम से, है ना। कैपिटलिज्म इज़ बेटर देन सोशलिज्म, और सोशलिज्म इज़ बेटर देन कैपिटलिज्म। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को, छोटे छोटे स्टेट्स को शामिल करने का अपने ग्रुप में, ठीक है। तो इसके अलावे देखिए, हमने देखा कि इंटरनेशनल अलायंस इन्होंने वहाँ पे बनाया यूरोप में, नेटो एंड वार्सो पैक्ट, ठीक है। इसके अलावे भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि यूएसए ने अपने एक अलग अलायंस बनाए, जैसे कि यूएसए ने एक सीएटो एंड सेंटो ये बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी दिखाऊंगा मैं ये क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, वहाँ पे इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, अपने कुछ कंट्रीज को अपने साथ इन्होंने मिलाया। और सेंटो, कुछ जो सेंट्रल, जो वर्ल्ड के सेंटर में कुछ कंट्रीज हैं, उनको इन्होंने अपने साथ लाया यूएसए को, ताकि यूएसएसआर का जो प्रभाव है ना वो ज़्यादा बढ़ ना पाए। इसके अगेंस्ट यूएसएसआर ने भी कुछ कंट्रीज के साथ अपना जो है रिलेशनशिप बढ़ाया, जैसे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, ठीक है।
अब देखते हैं कि ये क्या है। सिएटो ये है बच्चों, देखिए सिएटो में कौन कौन है, ये बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया है ना, ये हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। इसमें जो है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे है जो कि सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। सेंटो जो है बच्चों ये है, ये देखिए ये है ना, देखिए बिल्कुल सेंटर में है ना, देखिए। तो इसलिए देखिए यूएसएसआर क्या करना चाह रहा है, ये एरो दिखा रहा है यूएसएसआर वांट्स टू एक्सपैंड, है ना, टुवर्ड्स दिस, है ना, कि वो जैसे यहाँ पे भी कम्युनिज्म है, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो इधर ना बढ़ पाए, ठीक है। यूएसएसआर तो इधर चाहेगा ही बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बना दिया, नेटो, अमेरिकन अलायंस ने, ठीक है, अमेरिका वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे बना दिया सेंटो, ताकि वो इधर ना बढ़ पाए। इन कंट्रीज को उन्होंने अपने ग्रुप में मिला लिया, और इधर यहाँ पे इन्होंने सिएटो बना लिया, ताकि यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है ना वो इधर ना बढ़ पाए। बस ये इसको रोकने का जो है एक स्ट्रैटेजी थी। अब एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है बच्चों। तो एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का मतलब होता है बच्चों कि द एरियाज वेयर द क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड। ये दोनों जो सुपर पावर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, वो कहाँ कहाँ आपस में भिड़ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने एरियाज को बोलते हैं एरिनाज, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में जो है इन्हीं का दिया हुआ है लड़ाई। नॉर्थ कोरिया जो है, सॉरी कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया पे किसने अधिकार कर लिया था, मतलब वो किसके, यूएसएसआर के, इसलिए रेड में दिखाए हैं, ठीक है। रेड का मतलब थोड़ा सा यूएसएसआर के क्लोज में, ठीक है। उसके बाद जो साउथ कोरिया था वो कहीं ना कहीं उस पर यूएसए का अधिकार था उस समय थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, ये हो गया कैपिटलिज्म पे चला गया, ये सोशलिज्म पे चला गया, कम्युनिज्म पे चला गया, और इसलिए दोनों में जो है काफ़ी वो सेटलमेंट नहीं हो पाई, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई काफ़ी दिनों तक, ठीक है। और दोनों को सपोर्ट करते थे, एक को यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को, और साउथ कोरिया को सपोर्ट करते थे कौन, यूएसए वाले, ठीक है। अल्टीमेटली 38 ये पैरेलल जो है, ठीक है, लैटिट्यूड, इसके अराउंड कोरिया को बांट दिया गया। पहले कोरिया एक ही था, ठीक है, तो कोरिया को बांट दिया गया। नॉर्थ कोरिया एक अलग कंट्री बन गई, साउथ कोरिया एक अलग। साउथ कोरिया तो देख ही रहे हैं अभी, ठीक है, इकोनॉमिकली काफ़ी वेल ऑफ है और कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, जो अमेरिकन सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। और नॉर्थ कोरिया क्या है कि उस समय का जो यूएसएसआर था उस तरह के उसको फॉलो कर रहा है सिस्टम को। वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है, एक ही पार्टी है, और किम जोंग उन जो है अभी वो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, ठीक है। तो इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। वियतनाम में भी जो है, इन यूएसए ने, देखिए वियतनाम में क्या हुआ कि कम्युनिस्टों ने जो है वो पावर्स को कैप्चर किया, जो कम्युनिस्ट जो इन्फ्लुएंस थे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से, तो उसको सपोर्ट किया किसने, यूएसएसआर ने। यूएसएसआर चाहता था कि भाई हमारे आइडियोलॉजी को मानने वाले हर एक जगह फैलें, और यूएसए चाहता था कि नहीं, ये कम्युनिज्म यहाँ पे फैल रहा है, फिर यहाँ से और फैलेगा कहीं, ठीक है। तो उन्होंने वियतनाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और वो युद्ध जो है 20 सालों तक चला बच्चों, ठीक है। और अल्टीमेटली यूएसए को वहाँ से छोड़कर वापस लौटना पड़ा, ठीक है। फिर अफगानिस्तान में भी देखिए, अफगानिस्तान में पहले रशिया ने अटैक किया, इन्वेड किया, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी, या यूएसएसआर के सपोर्ट में जो गवर्नमेंट थी, उसको बचाने के लिए, ठीक है। और लगभग 10 सालों तक वो वहाँ पर रही, ठीक है। और जब वो लौटी उसके बाद तो खैर यूएसएसआर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। और क्यूबा तो आपने भी पढ़ा ही, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना। तो जहाँ पे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, वो एरियाज, उन्हीं को एरिनाज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे एक मैप है बच्चों, उसको इस मैप में वही दिखाया गया बच्चों, ठीक है। मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा ये मैप, दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या हुआ है, किस जगह पे, है ना, किसने किसको सपोर्ट किया है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, ये उसमें वही यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ने कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ये उसी का है। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें कि उस समय के जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, है ना, उसके बारे में है, न्यूज़ है, ठीक है। ये जो सोवियत आर्मी है वो अफ़गानिस्तान में जब जा रही थी उसका है, और ये अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के लड़ाके थे उनका विरोध कर रहे थे वो है, उनका फ़ोटोग्राफ है, ठीक है। तो
उस समय क्या हो जा रहा था, लड़ाई तो नहीं हुई इसमें दोनों के बीच में, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप्स जरूर हो जाते थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस जो है वो ख़त्म कर दिए जाते थे, दोनों में बातचीत नहीं होती थी यूएसए एंड यूएसएसआर में, ठीक है। और आमने सामने मिलिट्री हो जाती थी कहीं कहीं पर, जैसे कि कोरिया में हो गई थी, ठीक है, और क्यूबा में हो गई थी, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर के। ये एक होमवर्क है बच्चों, लोकेट द फ्लैश पॉइंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन अ वर्ल्ड मैप। जहाँ जहाँ यूएसए यूएसएसआर के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ उन एरियाज को, तो बच्चों यही थे, ये देखिए कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा, इसको एक मैप पे, वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाना है, ठीक है। और उसी को यहाँ पे भी दिखाया गया है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस मैप से भी, ठीक है। तो ये हो गया इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मीडिएशन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ठीक है, कि दोनों ब्लॉक के बीच जब लड़ाई हो जाती थी, टेंशन हो जाता था, तो कैसे फिर दोनों के बीच जो है मीडिएशन होता था, बातचीत होती थी, कैसे फिर जो है दोनों के टेंशन को कम किया जाता था, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जो ये रोल प्ले करते थे दोनों के बीच एक मेल मिलाप का काम करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है।